हाँ, आज हमें पढ़ना है वुडवर्ड फिशर रूल के बारे में। वुडवर्ड फिशर रूल, ये वुडवर्ड फिशर रूल क्या है? फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स। लैम्डा मैक्स, आप लोगों ने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या पढ़ा कि भाई यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में किसी भी कैंपल जो कंपाउंड होता है, ये फिशर नहीं है, फिशर है, FIESER। ठीक है, कोई भी कंपाउंड होता है उस पे आप क्या करते हो? मान लो आपने कोई सैंपल लिया, इस सैंपल पे आप क्या कर रहे हो? यूवी रेडिएशन फॉल करा रहे हो। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेडिएशन ये सैंपल क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। कोई पर्टिकुलर एब्जॉर्प्शन क्या करेगा? कोई पर्टिकुलर वेवलेंथ क्या करेगा? ये सैंपल एब्जॉर्ब करेगा। अच्छा, जो पर्टिकुलर वेवलेंथ ये सैंपल एब्जॉर्ब करेगा उसको पता लगाने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप पूरा एक्सपेरिमेंट रन करो और फिर पता लगाओ, लेकिन हमारे पास हमेशा जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं वो तो अवेलेबल होते नहीं है। तो दूसरा तरीका क्या आता है? दूसरा तरीका आता है आप थ्योरेटिकली कैलकुलेट करो। एक आपके पास फॉर्मूला हो लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने का, वेवलेंथ कैलकुलेट करने का, कि आपने देखा कंपाउंड को और उस कंपाउंड को देख के आपको ये पता चल गया कि इस कंपाउंड की वेवलेंथ ये है, इस कंपाउंड की वेवलेंथ ये है। ठीक है, और ये वुडवर्ड फिशर रूल आपको यही थ्योरेटिकल फॉर्मूला प्रोवाइड करता है, थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रोवाइड करता है। तो कभी आपसे पूछ ले वुडवर्ड फिशर रूल में हम क्या करते हैं? वुडवर्ड फिशर रूल एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट प्रोवाइड करता है जिसमें हम किसी भी कंपाउंड का लैम्डा मैक्स वेवलेंथ ऑफ एब्जॉर्प्शन निकाल सकते हैं टू कैलकुलेट कैलकुलेट लैम्डा मैक्स ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स। अलग अलग कंपाउंड्स का लैम्डा मैक्स हम निकाल सकते हैं इस वुडवर्ड फिशर रूल के हेल्प से। ये तो था वुडवर्ड फिशर रूल का बेसिक सा बैकग्राउंड कि वुडवर्ड फिशर रूल कैसे होगा। अच्छा, वुडवर्ड फिशर रूल फिर दो तरह के होते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं। एक तो ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पे रखते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? मैं एल्कीन्स लूंगा, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, जैसे मैंने एल्कीन्स ली, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, इस तरीके की एल्कीन ले ली। इस तरीके के अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स पे लगेगा। दूसरा तरीका का होता है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड का, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे वेवलेंथ कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। यहाँ पे हम दो रूल पढ़ेंगे बेसिकली, कि एक तो हम एल्कीन्स वगैरह में तरह के कंपाउंड्स में कैसे निकाले। ठीक है, ये कंजुगेशन है, देखो ये कंजुगेशन है ना, तो इस तरह के कंपाउंड में। और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं? ये कार्बोनिल ग्रुप लिया, मान लो ये R लिया, ये, अच्छा, ये कार्बोनिल कार्बन, ये अल्फा कार्बन, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और अल्फा बीटा के बीच अनसैचुरेशन, इसका मतलब अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड। अनसैचुरेशन का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। तो अल्फा बीटा के बीच अनसैचुरेशन है। ठीक है, यहाँ पे CH2 लिखूंगा और यहाँ पे H। इस तरीके के कंपाउंड क्या कहलाते हैं? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड कहलाते हैं। और एक रूल इनकी लैम्डा मैक्स, एक तो इनका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा, एक इनका लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करने के लिए आएगा। हमें ओवरऑल ये दो रूल पढ़ने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम इनका पढ़ेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। देखना, मैं क्या लिखता हूं, वुडवर्ड फिशर, ऐसे लिख लूंगा, वुडवर्ड फिशर फॉर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। हमें इसके लिए पढ़ना है, क्या निकालना है? लैम्डा मैक्स निकालना है। अब हमें यहाँ पे कुछ चीजें ध्यान रखने की जरूरत है।
कि वुडवर्ड फिशर रूल, पहली बात, हमेशा कंजुगेटेड एल्कीन पे लगेगा, हमेशा कंजुगेटेड एल्कीन पे लगेगा। कंजुगेटेड एल्कीन, कंजुगेटेड एल्कीन मतलब दो या दो से ज्यादा डबल बॉन्ड जब कंजुगेटेड हो। कंजुगेशन कैसे पहचानते हो? कंजुगेशन पहचानने के बहुत सारे तरीके होते हैं। सिस्टम में जो कंजुगेटेड सिस्टम है उसके सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं। देखो ये कार्बन भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। जब सारे कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं तो भी कंजुगेटेड कहा जाता है। इसके अलावा अगर 2p का एलिमेंट है और डबल बॉन्ड है तो भी कंजुगेटेड कहा जाता है। इसके अलावा अगर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, सिंगल एंड डबल बॉन्ड, तो भी कंजुगेटेड कहा जाता है। अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड, देखना यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और कंजुगेटेड कर देता हूँ, सिंगल बॉन्ड, फिर आगे डबल बॉन्ड। ठीक है, और कोई ऐसा सिस्टम ले लूं, कोई ऐसा सिस्टम ले लूं, देखो अब ये कंजुगेटेड नहीं है, नॉट कंजुगेटेड, इस चीज का ध्यान रखना, नॉट कंजुगेटेड। ठीक है, क्यों? डबल है, फिर सिंगल है, फिर सिंगल है, फिर डबल है, अल्टरनेट नहीं है सिंगल डबल बॉन्ड, यहाँ पे अल्टरनेट है। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना, वुडवर्ड फिशर रूल जो लगेगा हाइड्रोकार्बन्स के केस में वो हमेशा कंजुगेटेड एल्कीन्स पे लगेगा। ठीक है, कंजुगेटेड सिस्टम पे लगेगा। एल्कीन भी ना कहूं तो मैं ये कहूं, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि कंजुगेटेड सिस्टम पे लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना। ठीक है, कई बच्चों को टाइप्स ऑफ एल्कीन, इसको मैं क्लियर करता हूं। ठीक है, कई बच्चों को टाइप्स ऑफ एल्कीन्स में डाउट होता है। टाइप्स ऑफ एल्कीन्स, टाइप्स ऑफ एल्कीन्स, एल्कीन्स तीन तरीके की होती है। एक होती है कंजुगेटेड, जिसको मैंने अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड से कहा, डबल बॉन्ड सिंगल डबल सिंगल डबल ऐसे। एक होती है आइसोलेटेड, आइसोलेटेड क्या होती है, सी डबल बॉन्ड सी, फिर दो सिंगल आ गए, फिर डबल, ऐसे ही दो सिंगल आ गए, फिर डबल, ऐसे आइसोलेटेड है। ठीक है, और तीसरे तरीके की होती है कोम्युलेटेड, जिसको क्यूमुलेटेड भी कहते हैं, क्यूमुलेटेड। ठीक है, क्या, किस तरीके की होती है, सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, ये क्यूमुलेटेड है, ये आइसोलेटेड है, और ये कंजुगेटेड है। तो आपको वुडवर्ड फिशर किस पे लगाना है, इस पे लगाना है, कंजुगेटेड पे, 9 पे और 9 पे, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, मैं आगे चलता हूं। देखो अब इसमें सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड एल्कीन्स, टाइप्स ऑफ कंजुगेटेड कंजुगेटेड एल्कीन्स। कंजुगेटेड एल्कीन्स कितने तरीके की हो सकती हैं? इनके अलग अलग टाइप होते हैं। जैसे देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे मैंने लिया सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, चार कार्बन एटम, इनके बीच एक डबल ना, दो डबल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड। इनको मैं कैसे अरेंज कर सकता हूँ? मैं इनको, मैं ऐसा कह सकता हूँ, देखो इसकी दो फॉर्म हो सकती है, एक सिसोइड और एक ट्रांसोइड, दो फॉर्म होती हैं, सिसोइड और ट्रांसोइड। और सिसोइड भी, सिसोइड को कहते हैं एस सिस और ट्रांसोइड को कहते हैं एस ट्रांस। एस का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस ट्रांस डिसाइड होता है, सिंगल बॉन्ड के अलोंग सिस ट्रांस डिसाइड हो रहा है। कैसे? देखना, इस एल्कीन को जब मैं पूरा लिखूंगा ना, इस ब्यूटाडाइन को अगर मैं पूरा लिखूं तो ये क्या है, ये ब्यूटाडाइन है। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, ये सिंगल बॉन्ड जो है ना, ये वाला सिंगल बॉन्ड, इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग दो ग्रुप हैं। देखो इस कार्बन को देखो, इस पे एक हाइड्रोजन है और एक CH2 है, इस कार्बन पे भी एक हाइड्रोजन है और एक CH2 है। तो इसको कैसे अरेंज कर सकता हूं,
इन दो कार्बन पे लगने वाले CH2 को सेम साइड रख सकता हूं। देखो डबल बॉन्ड ऐसे CH2 और ये H। अब देखो ये दोनों H सेम साइड है ना, तो इसको कहते हैं सिस। और क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग डिसाइड किया है तो एस सिस या फिर सिसोइड। ठीक है। और ट्रांसोइड कैसे बनेगा? जब ये दोनों CH2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों CH2 ऑपोजिट डायरेक्शन में, दोनों H ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो देखो इसको क्या कहा मैंने, ऑपोजिट में तो ट्रांस है, और क्योंकि सिंगल बॉन्ड के अलोंग, इस सिंगल बॉन्ड के अलोंग डिसाइड किया है, तो ये क्या है, एस ट्रांस है। और जिसको ही आप क्या कह रहे हो, ट्रांसोइड कह रहे हो। ठीक है, ट्रांसोइड कह रहे हो। अच्छा, आप लोगों को सिस्टम कैसा देखने को मिलेगा? ये हाइड्रोजन वगैरह लगे नहीं दिखेंगे आपको, ऐसा दिखेगा। ऐसे आगे मैं सिसोइड कहूंगा, ये सिसोइड है। ठीक है। और ट्रांसोइड कौन सा है? ट्रांसोइड है ये ऐसे, ऐसे ट्रांसोइड है। ठीक है। कई बार आपको ऐसे भी बना दिख जाएगा, ऐसे ऐसे ट्रांस। और सिस कैसे बना दिखेगा? सिस बना दिखेगा ऐसे। इसको नहीं, ऐसे बनाता हूं, ऐसे बना दिखेगा सिस। जब दोनों डबल बॉन्ड, देखो ये सिंगल बॉन्ड है, दोनों डबल बॉन्ड इस सिंगल के सेम साइड तो सिस। ठीक है, दोनों डबल बॉन्ड सिंगल के अपोजिट साइड तो ट्रांस। देख लो ट्रांस, और ये रहा सिस। तो आपको ये सिसोइड और ट्रांसोइड ध्यान रखना होगा। ठीक है, एस सिसोइड और एस ट्रांसोइड। ठीक है। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो चैट वाला ऑप्शन होता है। ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्लियर करता हूं। ये तो हमने दो टाइप्स के पढ़े, सिसोइड और ट्रांसोइड। देखो इसी में जैसे मैं एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं सिसोइड वाले को मैं ऐसे कह रहा हूं, देखो सिसोइड वाले को ऐसे कह रहा हूं, और ट्रांसोइड वाले को देखना, ट्रांसोइड वाले को मैं ऐसे कहता हूं, ये डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब देखना डिसाइड कहां से होगा, इन दोनों डबल बॉन्ड के ये बीच में ये सिंगल बॉन्ड है, यहां से डिसाइड होगा। ये दोनों डबल बॉन्ड सेम साइड आ रहे हैं ना, तो ये डबल बॉन्ड सिस है। अब देखो ये दोनों डबल बॉन्ड है, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड ये आ रहा है, तो यहां से डिसाइड होगा। इस सिंगल बॉन्ड के एक इधर है, एक इधर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ना, तो ट्रांस है। एस सिस कहूंगा और एस ट्रांस कहूंगा। ठीक है, इस तरीके से हम इजीली डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे चलता हूं, देखना। अब हमें कुछ चीजें यहाँ पे ध्यान रखनी होगी। क्या ध्यान रखनी होगी? एक ध्यान रखना होगा होमो एनुलर डाइन, होमो एनुलर डाइन। और एक ध्यान रखना होगा हेट्रो एनुलर डाइन, हेट्रो एनुलर डाइन। होमो एनुलर डाइन क्या होती है? जब दो डबल बॉन्ड एक ही रिंग में प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं ऐसे कहता हूं, ये मैंने सिस्टम लिया। ठीक है, ये दो डबल बॉन्ड देखो एक ही रिंग में प्रेजेंट है। और हेट्रोएनुलर कब होता है? जब दो डबल बॉन्ड दो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होते हैं। देखो ये मैंने हेट्रोएनुलर कहा, यहां पे लिखूंगा व्हेन टू कंजुगेटेड, when two conjugated double bond are present in different rings, दो अलग अलग रिंग में प्रेजेंट हो तो हेट्रोएनुलर। और यहाँ पे लिखूंगा when two conjugated double bond are present in same ring। जब एक ही रिंग में प्रेजेंट होंगे तो होमोएनुलर, और जब अलग अलग रिंग में प्रेजेंट होंगे तो हेट्रोएनुलर। इन चीजों का ध्यान रखना होगा। ठीक है, क्योंकि होमोएनुलर और हेट्रोएनुलर की वेवलेंथ अलग अलग आती है। वो हम वुडवर्ड फिशर जब करेंगे, जब इनके वैल्यूज लिखेंगे तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरे, पहले तरह की होमोएनुलर, दूसरे तरह की हेट्रोएनुलर, तीसरी तरह की
ए साइक्लिक। ए साइक्लिक किसको कहोगे? ए साइक्लिक किसको कहोगे? जो रिंग में ना हो, ऐसे। एसिडाइन कोई आ गई, एसिडाइन को ए साइक्लिक डाइन कहा, ठीक है, एसिडाइन को ए साइक्लिक डाइन कहा। अच्छा, एक तरह की और आएगी चौथे टाइप की। चौथे टाइप की आएगी सेमी साइक्लिक। सेमी साइक्लिक, सेमी साइक्लिक यानी रिंग में है भी और नहीं भी है। कुछ इस तरीके का सिस्टम देखो, एक डबल बॉन्ड तो रिंग में है, एक डबल बॉन्ड रिंग के बाहर है। कुछ इस तरीके का, एक रिंग के बाहर, एक रिंग में प्रेजेंट। यहां दोनों रिंग में प्रेजेंट लेकिन अलग अलग, यहां दोनों रिंग में प्रेजेंट लेकिन एक ही रिंग में, और यहां कोई सा भी रिंग में नहीं है। ठीक है, ये चार तरीके की डाइंस आपको ध्यान रखनी होगी। इन चार तरीके की डाइंस की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो क्योंकि वहां पे यूवी में ना, वुडवर्ड फिशर में इनके लिए सर्टेन वैल्यूज होंगी। जैसे अगर पेरेंट एक एसाइक्लिक की बात करूं, इसको क्या कह देते हैं यूवी में? इसको पेरेंट हेट्रोएनुलर कह देते हैं, पेरेंट होमोएनुलर, पेरेंट हेट्रोएनुलर, पेरेंट एसाइक्लिक। तो इनकी अलग अलग वैल्यू होती है, ठीक है। जैसे पेरेंट होमोएनुलर की 253 होती है, 253 नैनोमीटर, ठीक है। पेरेंट हेट्रोएनुलर की 214 नैनोमीटर होती है, एसाइक्लिक की 217 नैनोमीटर होती है, ठीक है। इस तरीके से सबकी अलग अलग वैल्यू होती है, इनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैल्यूज कुछ याद करनी पड़ेंगी, इसका ध्यान रखना, ठीक है। अब मैं चलता हूं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, इस चीज का तो ध्यान रखना ही कि पेरेंट होमोएनुलर, पेरेंट हेट्रोएनुलर और ये साइक्लिक, ये तीन तो कंफर्मली ध्यान रखने होंगे। इस सेमी साइक्लिक का भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको मैं क्लियर करता हूं। अब हमारा वुडवर्ड फिशर रूल शुरू होता है, वुडवर्ड फिशर रूल। अब वुडवर्ड फिशर रूल शुरू होता है फॉर कैलकुलेटिंग लैम्डा मैक्स, लैम्डा मैक्स ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। आपको क्या कैलकुलेट करना है? लैम्डा मैक्स। और लैम्डा मैक्स कैसे कैलकुलेट करना है? सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के, सिर्फ मॉलिक्यूल को देख के जब आप लैम्डा मैक्स कैलकुलेट करोगे तो कुछ ऑब्जर्वेशन करोगे। और वो ऑब्जर्वेशन क्या क्या होंगी? आपको सबसे पहले क्या ऑब्जर्व करना होगा कि पेरेंट डाइन कौन सी है। मैंने अभी बताया ना पेरेंट डाइन के टाइप्स, पेरेंट होमोएनुलर, पेरेंट हेट्रोएनुलर, पेरेंट एसाइक्लिक। तो आपको ये देखना होगा, आपको मॉलिक्यूल दिया, आपको उसमें ये ऑब्जर्व करना है कि पेरेंट डाइन कौन सी है, और जो पेरेंट डाइन आपने डिसाइड की उसके करोस्पोंडिंग जो वेवलेंथ की वैल्यू होगी वो लिख दी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद देखोगे जो पेरेंट डाइन है उस पे कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ, अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं लगा हुआ, ठीक है। अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट की भी कुछ वेवलेंथ वैल्यू होगी, तो उसको लिख दोगे। अच्छा, देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, डाइन की बात कर रहे हैं, तो डाइन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपको दो कार्बन का दो डबल बॉन्ड वाला फ्रेगमेंट देखना है डाइन में, पेरेंट वाला, कि वो होमोएनुलर है, वो हेट्रोएनुलर है, या फिर वो एसाइक्लिक है। अगर तीसरा डबल बॉन्ड आ जाए तो ये तो है डाइन, और ये वाला पार्ट होगा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का, ये वाला पार्ट आएगा एक्सटेंडिंग कंजुगेशन का। और यहाँ पे फिर वैल्यू ऐड करेंगे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, ठीक है। इसके लिए कुछ वेवलेंथ वैल्यू होगी, ठीक है। वो वेवलेंथ वैल्यूज बताऊंगा कि क्या होगी क्या नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, ये इसके अलावा कुछ ग्रुप्स आएंगे, जैसे OH ग्रुप आ गया, कोई हेलोजन आ गया, SR ग्रुप आ गया, ठीक है। सब जिनको हम नाम देंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का, सब्स्टिट्यूएंट्स का।
ये अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ये बाकी के सब्स्टिट्यूएंट है, इनके लिए कुछ वेवलेंथ वैल्यू होगी। और आई होप आप लोगों को समझ आ गया कि लैम्डा मैक्स की वैल्यू तो इन सभी को ऑब्जर्व करके इनकी वेवलेंथ वैल्यू को जोड़ के और आप इजीली वेवलेंथ लैम्डा मैक्स निकाल सकते हो। देखो मैं आगे चलता हूं। इसमें आपको क्या करना है, अलग अलग ग्रुप्स की वेवलेंथ वैल्यूज पुट करके और सभी को सम करके लैम्डा मैक्स निकाल देना है। अब जो मैं लिखने वाला हूं वो एक टेबल होगी और उस टेबल में एक साइड ग्रुप होगा कि किस तरह का ग्रुप है, ठीक है, और एक तरफ होगी वेवलेंथ वैल्यू कि उस ग्रुप के लिए करस्पॉन्डिंग क्या वेवलेंथ वैल्यू रखेंगे हम। देखो मैं इसको क्लियर करता हूँ। बुक्स में आप लोगों को क्या मिलेगा, लिखा मिलेगा आपको अलग अलग वैल्यूज लिख के मिलेंगी। जैसे पहली वैल्यू में लिखता हूँ पेरेंट एसाइक्लिक डाइन। अगर आपने मॉलिक्यूल को देखा और आपको मॉलिक्यूल में देखने पे ये लगा कि ये एसाइक्लिक डाइन है तो उसके लिए कुछ लैम्डा रखोगे और वो लैम्डा मैक्स की, वो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, वो लैम्डा की वैल्यू होगी 217 नैनोमीटर। ठीक है, ये सारी वेवलेंथ मैं नैनोमीटर में लिखूंगा। अच्छा इसके अलावा अगर आपने मॉलिक्यूल को देखा और आपको पेरेंट होमो एनुलर मिला और पेरेंट होमो एनुलर डाइन, ठीक है, तो आप रखोगे 253 नैनोमीटर। ये वैल्यूज याद रखनी पड़ेंगी। अगर आपको पेरेंट पेरेंट हेट्रोएनुलर मिला, ठीक है, तो 214 नैनोमीटर। इसके अलावा ये तो तीन पेरेंट बनेंगे डाइन के टाइप। इसके अलावा आएंगे इंक्रीमेंट्स। इंक्रीमेंट्स मैं ऐसे कहता हूँ, देखो एक तो आपने डाइन ली, फिर आपने अल्काइल ग्रुप लिया, फिर कोई कंजुगेशन लिया, ठीक है, फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लिया। एक तो आपने एक तो आपने डाइन की वैल्यू लिखी कुछ, ठीक है, ये तो पेरेंट वाली डाइन है, ये तो पेरेंट है, और बाकी सभी को आप इंक्रीमेंट में कंसीडर करोगे। इसका भी कुछ वेवलेंथ होगा, इसका भी कुछ वेवलेंथ, इसका भी कुछ वेवलेंथ, फिर सबको सम करके लैम्डा मैक्स बता दो। ठीक है, तो इन साइड वालों को इंक्रीमेंट्स कहेंगे। अच्छा अगर अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, डाइइन पे ही ये सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे। अल्काइल ग्रुप हो गया, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन हो गया, OH हो गया, ये सभी डाइन पे ही लगे हैं तो ही देखने हैं। अगर मॉलिक्यूल में कहीं बाहर लगे होंगे तो देखने ही नहीं है। ठीक है, ये चीज एग्जांपल में क्लियर होगी, लेकिन डाइन पे लगे हैं, सीधी सी इतनी सी बात ध्यान रखना कि वेवलेंथ की वैल्यू उसकी ऐड होगी जो डाइन पे लगा है। अगर डाइन पे नहीं लगा तो वेवलेंथ ऐड नहीं होगी। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको। मैं इसमें और वैल्यूज लिखता हूँ, देखना अल्काइल ग्रुप की वैल्यू क्या आती है। अगर कोई अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आती है 5। अच्छा इसके अलावा अगर एक एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड होता है, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड, तो इसकी वैल्यू भी 5 ऐड होती है। एक्सोसाइक्लिक मतलब दो तरह के डबल बॉन्ड होते हैं। एंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड की अगर टाइप्स की बात करूं तो दो तरीके के होते हैं, एंडोसाइक्लिक, ठीक है, और दूसरे टाइप का होता है एक्सोसाइक्लिक। एक्सोसाइक्लिक होता है जो रिंग के बाहर हो ऐसे, और एंडोसाइक्लिक वो होता है जो रिंग के अंदर हो ऐसे। ठीक है, तो एक्सोसाइक्लिक एक्सोसाइक्लिक वाले के लिए, एंडोसाइक्लिक वाले के लिए कोई वैल्यू नहीं है। एक्सोसाइक्लिक के लिए 5 नैनोमीटर आपको ऐड करना है। इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा था कि और भी बहुत सारी चीजें हैं, एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, उनको मैंने नहीं लिखा था। ठीक है, अच्छा इसके अलावा डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन, तो इसके लिए 30 की वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा एक चीज ध्यान देना, डाइन है, सर आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही है?
अब आ रही है सर। अब आ रही है, चलो ठीक है। देखो मैं ये कह रहा था कि ये जो डाइन है, देखो एक्सोसाइक्लिक का बताया मैंने कि ये जो ये डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक है, एक्सोसाइक्लिक वाला ध्यान रखना है। फिर डबल बॉन्ड एक्सटेंडिंग कंजुगेशन के लिए +30 वैल्यू ऐड करनी है। अच्छा मैं क्या कह रहा था, मैं ये कह रहा था कि ये जो डाइन है ना, ये जो डाइन है इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे, 2 डबल बॉन्ड होंगे, ठीक है। जो तीसरा डबल बॉन्ड होगा ना, तीसरा डबल बॉन्ड, उसको ध्यान देना आपको कंजुगेशन में है या नहीं है। जैसे मैं ऐसे लिख लूं सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी, ये तो डाइन देख ली। एक एग्जांपल मैंने ये लिया और एक एग्जांपल और लेता हूं। देखो ये डाइन है दोनों में, ये डाइन है, ठीक है, ये डाइन है। अब ये तीसरा जो डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये इसमें तो कंजुगेशन में है ना, कंजुगेशन में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, लेकिन इसमें कंजुगेशन में नहीं है, नॉट इन कंजुगेशन। और कंजुगेशन में नहीं है तो ये 30 वैल्यू ऐड इसकी नहीं करनी, इसकी करनी है। तो आपको ध्यान रखना होगा डाइन देखने के बाद जो तीसरा डबल बॉन्ड है वो कंजुगेशन में है या नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। मैं आगे चलता हूँ और वैल्यूज लिखता हूँ, देखना। अब मैं सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू लिखूंगा। जैसे अगर हैलोजन सब्स्टिट्यूएंट है तो कितनी वैल्यू ऐड करोगे। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्स्टिट्यूएंट्स की वैल्यू, जैसे हैलोजन है तो आपको 5 की वैल्यू ऐड करनी है। हैलोजन जैसे Cl हो गया, Br हो गया, ठीक है। अगर OR ग्रुप है तो आपको 6 की वैल्यू ऐड करनी है। अगर SR ग्रुप है तो 30 की वैल्यू ऐड करनी है। और अगर NR2 ग्रुप है, NR2 ग्रुप है तो आपको 60 की वैल्यू ऐड करनी है। ये वैल्यूज ऐड करनी है। अच्छा क्या कह रहा था मैं, OR2 है तो NR2 है तो 60। अच्छा सब के आगे प्लस लगाऊंगा क्योंकि हमेशा प्लस होता है, हमेशा प्लस होता है, कभी भी माइनस नहीं होता, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा मैं ये कहता हूं जो भी आपको एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे ना, मेजरली एग्जाम्पल में आपको इनका ध्यान रखना होगा। ये जो ब्लू वाले किए हैं मैंने, इनका डाइन कौन सी है, इसका अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट, एक्सोसाइक्लिक और एक्सटेंडिंग कंजुगेशन। ये वाले थोड़े से कम आते हैं, ऐसा नहीं आएंगे नहीं, लेकिन कम आते हैं। यहाँ लिख देता हूं कम यूज होते हैं एग्जाम्पल्स में, जो आपको बुक्स में एग्जाम्पल देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद मैं लिखता हूं इन सभी को, देखो मैं इसको क्लियर करूं, इसको क्लियर करता हूं। ये सारी वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। मैं साइड में एक बार इन सभी वैल्यूज को लिख दूंगा। किस किस की क्या वैल्यू ध्यान रखनी है मेरे को, एक वैल्यू मेरे को ध्यान रखनी है। देखो ए साइक्लिक कैसे बनाऊंगा मैं, ए साइक्लिक कैसे बनाऊंगा, इसकी वैल्यू है 217। हेट्रो एनुलर कैसे बनाऊंगा, हेट्रो एनुलर में ऐसे बनाऊंगा अलग अलग रंग में, इसकी वैल्यू है 214। होमो एनुलर कैसे बनाऊंगा, होमो एनुलर ऐसे बनाऊंगा, इसकी वैल्यू है 253। एक्सटेंडिंग कंजुगेशन डबल बॉन्ड एक्सटेंड में, डबल बॉन्ड एक्सटेंड में, इसकी वैल्यू है 30। अल्काइल ग्रुप, इसकी वैल्यू है 5। और एक्सोसाइक्लिक, इसकी वैल्यू है 5। अभी मैं पहले आपको ये इन छह वैल्यूज के बेसिस पे मॉलिक्यूल्स को डिसाइड करना सिखाता हूँ, ठीक है। देखना मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ। जैसे मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप लिखा, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, C आपको ऐसे लिखा मिल सकता है, डबल बॉन्ड, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप, यहाँ एक मिथाइल ग्रुप। सबसे पहले क्या करो, सबसे पहले आप पेरेंट देखो, पेरेंट डाइन, पेरेंट कौन है, यहाँ पे देखो पेरेंट क्या है, ये है पेरेंट। और उस पेरेंट को ना मार्क कर लो, ऐसे मार्क कर लिया पेरेंट को। आपको देखने पे ये लग रहा होगा ये पेरेंट कैसा है, एसाइक्लिक है,
और पेरेंट एसाइक्लिक के लिए मैंने वैल्यू कितनी रखी है 217, तो पेरेंट एसाइक्लिक के लिए मैंने वैल्यू रख दी 217 नैनोमीटर। ठीक है, अब मैं लिखूंगा इस पेरेंट पे ग्रुप कौन कौन से लगे हैं। देखो एक मिथाइल ग्रुप ये लगा है, इस पेरेंट पे ही लगा हुआ है। देखो एक मिथाइल ग्रुप यहाँ लगा है, इस पेरेंट पे ही लगा हुआ है। तो कितने अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए, 2 अल्काइल सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो एक की वैल्यू कितनी ऐड होती है, देखो यहाँ पे लिखी हुई है, एक की वैल्यू कितनी होती है 5 ऐड होती है, 5। 2 की वैल्यू कितनी ऐड होगी 2 गुना 5। ठीक है, तो इसका तो रहा 217 ही, इसका आया 10। और कुछ लगा है, देखो पेरेंट एसाइक्लिक डिसाइड कर लिया तो होमो एनुलर हेट्रो एनुलर का कोई केस नहीं, ClBr OH वगैरह सल्फर का कोई ग्रुप लगानी है, एक्सटेंडिंग कंजुगेशन है नहीं, तो इतने पे ही एग्जांपल खत्म हो गया। इसके बाद क्या करो, इनको टोटल कर दो, कितना है 227 नैनोमीटर। ये क्या है, ये कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अगर इस मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स की बात करें तो इस मॉलिक्यूल की ऑब्जर्व्ड लैम्डा मैक्स 226 नैनोमीटर आती है। भाई विडवर्ड फिशर ने रूल दिया, वो रूल सही भी तो होना चाहिए, लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो सही भी तो दे। जब तक वो लैम्डा मैक्स की वैल्यू सही नहीं देगा हम कैसे उसे माने कि वो सही है कि गलत है। तो देखो इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमने लैम्डा मैक्स कैलकुलेट किया वो कितना है 227 नैनोमीटर, और एक्सपेरिमेंट के अकॉर्डिंग जो कैलकुलेट किया ऑब्जर्व किया वो कितना है 226। यानी जो वुडवर्ड फिशर रूल से वैल्यू आ रही है, जो वुडवर्ड फिशर रूल से वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल ठीक है, गलत नहीं है। और हम वुडवर्ड फिशर रूल का यूज करके लैम्डा मैक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।